गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन स्टेटमेंट देखा था, लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन देखा था, लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल देखा, फिर कर्व देखा और एक्सेप्शंस देखे, और फिर लास्ट में कल हमने देखा, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का लॉजिक क्या है, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। आपको याद है कितने रीजन थे उसमें? 5। पहला था इनकम इफेक्ट, दूसरा था सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दोनों को मिलाकर क्या बुलाया गया था? प्राइस इफेक्ट। याद रखिए, दोनों का एडिशन किया तो प्राइस इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, जो हमें डिस्कस नहीं किया हमने। फिर उसके बाद अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, और लास्ट डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। याद आया क्या दोस्तों? तो ये 5 रीजंस थे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखा हमने? बोलिए, इसके बाद क्या देखा हमने और क्या देखा हमने? इसके पहले 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 जस्ट पहले एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में पहला था कॉन्स्पिशियस और प्रेस्टिजियस गुड्स, दूसरा था गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स जो बार बार परचेस किए जाते हैं। पहली बार गिफन गुड्स के बारे में ऑब्जर्वेशन किसने किया था? सर रॉबर्ट गिफन ने किया था। और इन्होंने क्या बोला था कि गिफन गुड्स की हद तक जब जब प्राइस बढ़ेगा तो लोग अपना खर्चा गिफन गुड्स पे बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका परचेसिंग पावर कम हो जाता है, नॉर्मल गुड्स खरीद नहीं पाते फिर वो लोग। याद आया? उसके बाद हमने देखा थर्ड एक्सेप्शन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसी चीजें। इनके केस में क्या होता है? जितना प्राइस बढ़ता है डिमांड उतना सेम ही रहता है, या तो बढ़ता है बट कम नहीं होता है। तीसरी फोर्थ फोर्थ बाय प्राइस स्पेकुलेशन बाय कंज्यूमर। जब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की कुछ होते हैं तो आज का डिमांड चेंज होता है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है आज का डिमांड चेंज नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट इल्यूजन ऑफ पीपल, थिंकिंग ऑफ पीपल क्या है? हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी, लोअर द प्राइस लोअर द क्वालिटी। ऐसा रहेगा तो जब जब प्राइस घटेगा लोग डिमांड कम करेंगे, जब जब प्राइस बढ़ेगा लोग डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इंपल्सिव परचेज। इंपल्सिव परचेज मतलब क्या होता है? Without thinking of the worth of a commodity you buy it, it is called as impulsive purchases. आगे फैशनेबल प्रोडक्ट्स की हद तक जब जब प्राइस ज्यादा होता है, फैशनेबल प्रोडक्ट्स का प्राइस जनरली ज्यादा ही होता है, तो उसका डिमांड तब भी ज्यादा होता है। और आउट ऑफ फैशन होने के बाद प्राइस घटता है मगर डिमांड भी घट जाता है। नेक्स्ट ब्रांड प्रेफरेंस रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप एक ब्रांड को प्रेफर कर रहे हो तो उस ब्रांड का प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आप उसी का डिमांड कर रहे हो। नेक्स्ट डिमांड फॉर नेसेसरीज, ये भी वैसे ही होता है। और लास्ट स्पेकुलेटिव गुड्स लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। ये केस में गोल्ड वगैरह के केस में क्या होता है? हायर प्राइस पर तुम ज्यादा खरीदते हो, तुमको लगता है और प्राइस बढ़ेगा, बट जैसे ही तुम खरीदते हो प्राइस कम हो जाता है। बराबर? ये सब डिस्कशंस हमारे कल हुए थे, आपको याद होगा तो। राइट, कल मतलब प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने ये कवर किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। दोनों सेम ही लगता है बट दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली। जब हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सो गाइस दिस इज नथिंग बट यू कैन कॉल दिस एज एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन। क्या बुला सकते हैं? एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या सर? ड्यू टू चेंज इन प्राइस यू कैन यूज द वर्ड क्वांटिटी देयर। अगर प्राइस की वजह से आपका डिमांड चेंज होता है, प्राइस ऑफ मेन गुड्स की वजह से, तब आप वहां पर वर्ड यूज कर सकते हो क्वांटिटी, अदरवाइज क्वांटिटी शब्द यूज करना अलाउड नहीं है। तो देखिए, कॉज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों आपका डिमांड कोई और फैक्टर्स की वजह से भी चेंज होता है क्या प्राइस के अलावा? यस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, सब 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 बहुत से फैक्टर्स हमने देखे। बट आउट ऑफ ऑल दोस फैक्टर्स, जब प्राइस ऑफ मेन गुड्स की वजह से आपका डिमांड चेंज होता है तो आप उसे 4 शब्दों में बोल सकते हो। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन,
इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी शब्द तभी आएगा पिक्चर में जब ड्यू टू चेंज इन प्राइस आपका डिमांड चेंज होता है, समझा। नेक्स्ट विल बी दोस्तों मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जब जब आपका प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है, जब हम बोलते हैं एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, याद रखिए एक बात, देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मींस व्हाट सर? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व रहेगा मतलब क्या सर? डायग्रामेटिकली देख लो। आपका प्राइस आइसक्रीम का कितना है? 2 रुपया। क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 20 आइसक्रीम कप्स पर डे। जब प्राइस बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, तो आप क्या देख रहे हो? 2 से 4 प्राइस हो गया तो क्वांटिटी 12 पे आ गया। बट फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? अरे 2 डिमांड कर्व दिख रहे हैं आपको? मुझे तो एक ही दिख रहा है, स्क्विंट नहीं ना कोई यहाँ पर, एक ही है ना वहां पे। आर यू गेटिंग अ टू न्यू डिमांड कर्व? तो कुछ लोग यस बोले, यस है क्या? आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? नो, यू आर ऑन द सेम डिमांड कर्व. There is a movement along the same demand curve from point A to point C. All of you, इसको क्या बुलाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. माय डियर फ्रेंड्स, क्या बुलाएंगे इसको? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या तो कॉन्ट्रैक्शन. जब जब प्राइस बदलता है ना, तब आपके वाई एक्सिस पर तो ओरिजिनली प्राइस ही है, तो आपको न्यू डिमांड को क्यों मिलेगा? उसका इफेक्ट तो वाई एक्सिस में एडजस्ट हो गया ना. तो देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट इन द सेम डिमांड कर्व. आप एक ही डिमांड कर्व पे या तो ऊपर जा रहे हो या तो नीचे आ रहे हो. नीचे कैसे आएंगे सर? ओरिजिनल प्राइस 4 रुपए था, क्वांटिटी 12 था. उल्टा सोचते, प्राइस घट गया, 2 रुपया हो गया, क्वांटिटी 12 की जगह 20 हो गया, तो आप लोग पॉइंट सी पर थे, अब आप पॉइंट ए पर आ जाओगे. क्या बुलाओगे आप उसको? एक्सपांशन या तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जेपा क्या? एनी डाउट? कोई भी टाइप का कंफ्यूजन है? पक्का? अच्छे से समझा है? गुड. चेंज इन डिमांड, जब मैं बोलता हूं चेंज इन डिमांड है, यहां पर वर्ड क्वांटिटी है क्या? नहीं. तो ये जब होता है ना चेंज इन डिमांड, ये तभी यूज होता है जब अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ा तो बाकी फैक्टर्स में कोई चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड. वी डोंट यूज द वर्ड एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन या तो क्वांटिटी वर्ड, वी कैन नॉट यूज. सो in this scenario it is caused by a change in a determinant other than the price. A determinant other than the price. Can it be price of related goods? Yes. Can it be income of consumer? Yes. Population, weather situation, anything can be there other than price of main goods. समझ में आया? डायग्रामेटिकली क्या होगा? यू विल गेट अ न्यू डिमांड कर्व. देयर विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व ईदर टू राइट और टू लेफ्ट. देयर विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व. या तो आपका डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा या तो आपका डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा. मतलब आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? यस, यू विल गेट अ न्यू डिमांड कर्व. डायग्रामेटिकली देख लो क्या होगा. ये आपका प्राइस था, ये आपका क्वांटिटी डिमांड मतलब डिमांड कर्व था, तो यहां आपका क्वांटिटी है. समझ रहे हो क्या? इसको Q1 बुला लेते हैं. अब प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, अदर फैक्टर चेंज होने वाले हैं. सपोज आपका कंज्यूमर आप हो, आपका इनकम लेट अस से बढ़ गया, तो आपका डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ये रहा आपका Q2 डिमांड. और ये D1 से आपको एक नया डिमांड कर्व मिल गया D2. D1 से आपको एक नया डिमांड कर्व मिल गया D2. तो कैन यू से यू आर गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? Are you moving from one point on the demand curve to another point on the same demand curve? Obviously not.
अरे एक ही डिमांड कर्व पे थोड़ा ना हम लोग है, हमारा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है ना राइट में। इसको क्या बुलाएंगे मालूम है आपको? एक्सपांशन, increase in demand. Can I use the word increase in quantity demanded? No. कुछ जगह यूज करते ये लोग पागल है, बट यूज नहीं करना चाहिए। सर क्या फर्क गिरता है सर, क्वांटिटी डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड हो या क्वांटिटी डिमांड हो? एग्जैक्टली, इंग्लिश के हिसाब से कोई चेंज नहीं है, बट टेक्निकली इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी तभी आती है जब प्राइस ऑफ मेन गुड्स चेंज होता है। यहां पर प्राइस ऑफ मेन गुड्स पी था और पी ही है, इसका मतलब अदर फैक्टर की वजह से तुम्हारा डिमांड चेंज हुआ है। झेपा क्या? डिमांड का लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, मे बी शायद ये कमोडिटी कोल्ड ड्रिंक है और अभी ठंड चल रही है। प्राइस तो कोल्ड ड्रिंक का 10 था, अभी भी 10 ही है, मगर कोल्ड ड्रिंक का डिमांड 10,000 बॉटल्स था, अभी 2,000 बॉटल्स पे आ गया। तो अब आप बोलो, आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? यस, नाउ योर डिमांड कर्व विल बी हियर, क्वांटिटी विल बी Q3, डिमांड कर्व इज D3, एंड कैन वी से D1 से अगर वो D3 पर आ रहा है तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। श्योर? यस, दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। आई होप सबको समझा है। तो दो ही पॉइंट है दोस्तों समझने लायक, दो ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 बोलता है किस फैक्टर की वजह से हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 बोलता है डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है। बोलो, प्राइस की वजह से हो रहा है, डायग्रामेटिकली क्या होगा? प्राइस की वजह से हो रहा है मेन गुड्स के, कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो एक्सपेंशन होगा या तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा या तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा, एंड डायग्रामेटिकली यू विल नॉट गेट अ न्यू डिमांड कर्व, you will have a movement along the same demand curve। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ। डायग्रामेटिकली क्या हुआ? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इधर टू राइट और टू लेफ्ट। राइट में शिफ्ट हुआ मतलब डिमांड बढ़ गया, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ मतलब डिमांड घट गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, एक्स एक्सिस पर तो क्वांटिटी डिमांडेड है। राइट में बढ़ रहा है मतलब क्वांटिटी बढ़ रहा है, राइट में लेफ्ट में शिफ्ट हुआ मतलब क्वांटिटी कम हो रहा है। सही है क्या दोस्तों? नाउ दूसरी बात क्या बोली अपने, इसको टेक्निकली क्या बोलना चाहिए? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, और कोई शब्द नहीं हो सकता। क्वांटिटीज वर्ड यूज नहीं हो सकते, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। आर यू क्लियर? 100%। वेरी गुड। डोंट वरी, यू विल गेट योर नोट्स टुडे और मैक्सिमम टुमारो। तो ये सब चीजें नोट्स में लिखिए, आप सिर्फ अंडरलाइन कर लेना रेलेवेंट पोर्शन को। हाइलाइटर है आपके पास? आपके नोट्स जो आएंगे वो कलर्ड नोट्स नहीं रहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे, आपको कलर करना है हाइलाइटर वगैरह लेके, पेन अलग अलग कलर की पेन यूज करके, ठीक है? बनाओगे ना उसको कलर नोट्स खुद के इससे। यस। कंज्यूमर इनकम जब हम बोलते हैं तो कंज्यूमर इनकम जैसे इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स उतना इंक्रीज होता है। अच्छा, नॉर्मल की जगह सुपीरियर डाल दिया तो इंक्रीज ही होगा ना भाई, डिक्रीज क्यों होगा? मेरा इनकम बढ़ने के बाद सुपीरियर गुड्स में ज्यादा खरीदूंगा ना यार, कॉमन सेंस है। वर्ड चेंज कर दिया सर, हम आंसर चेंज कर देंगे विदाउट सोचे, है ना? नॉर्मल गुड्स इंक्रीज तो सुपीरियर गुड्स, हाँ इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज। ऐसा है क्या? आंसर ऐसे करोगे आप एमसीक्यू में? सोचोगे आप कंसेप्चुअली। इंक्रीज इन इनकम obviously will lead to more increase in demand for normal or superior goods, but when we talk about inferior goods, increase in income की वजह से inferior goods का demand decrease हो जाएगा ऑफ कोर्स। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? कोई शक? पक्का? ये नॉर्मल गुड्स है, कंज्यूमर का इनकम है, और कंज्यूमर का इनकम का डिमांड कब दिया हुआ है 3 रुपीज के प्राइस पे, क्वांटिटी डिमांडेड 0 था,
जैसे जैसे प्राइस घटा क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा, लास्ट में जब 50 पैसे हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गया और देखते देखते वो डिमांड कर्व बनते गया। समझा कि नहीं सबको मैंने क्या बोला अभी स्टोरी फॉर्म में? ये सब डॉट्स को ज्वाइन करके आपका डिमांड कर्व बना, समझे? अब आपका डिमांड कर्व D1 है और कंज्यूमर का इनकम जो है वो बढ़ चुका है, ये आइसक्रीम है, नॉर्मल गुड्स है, क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा या न्यू डिमांड कर्व मिलेगा? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे से हिंट एक्सपेक्ट करो भी मत। बोलो। सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व, सेम डिफरेंट डिमांड कर्व, कुछ तो बोल। डिफरेंट, डिफरेंट, कितने लोग डिफरेंट डिमांड कर्व बोलते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, सिर्फ आप लोग करेक्ट हो। डिफरेंट डिमांड को भाई क्यों कंफ्यूजन है तुमको लाइफ में? प्राइस चेंज हुई, प्राइस चेंज हुई है वो। भाई मेरा डिमांड को कैसे ड्रॉ करूंगा मैं विदाउट चेंजिंग? मैं अभी तक तुम्हें एक डिमांड को दिखा रहा था और मैं बोल रहा था देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम। अब क्या होगा? Will you be moving from one point on the demand curve to another point on the demand curve? Maybe from year to year or from year to year, or you will get a new demand curve. That was my question. You will get a new demand curve because ये प्राइस नहीं है, अदर फैक्टर है। इंक्रीज इन इनकम हुआ है, अदर फैक्टर्स है, तो फिर नया डिमांड कर्व आपका इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगा D2। मुझे एक बात बोलो, अगर मेरा इनकम कम रहेगा, मैं महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मेरे बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अगर मेरा इनकम ज्यादा रहेगा तो मैं शायद 15 दिन में एक बार खिलाऊं। समझे कि नहीं? कॉमन सेंस है। एकदम गरीब जो रहेगा वो तो साल में एक दो बार खिलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके नॉर्मल गुड्स हो या सुपीरियर गुड्स हो, उनका डिमांड भी बढ़ेगा। और जब जब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड का राइट में शिफ्ट होगा। वही अगर सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं और आप बोलो इंक्रीज इन इनकम ही हुआ है मगर गुड्स इंफीरियर है, अभी डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा एंड डिमांड को आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। सर इंक्रीज इन इनकम ही हुआ है सर, मगर फिर डिक्रीज क्यों कर रहे हैं आप डिमांड को? गुड्स इंफीरियर है, गुड्स इंफीरियर है। पहले क्या था सर? नॉर्मल गुड्स थे। नॉर्मल सुपीरियर के केस में राइट में शिफ्ट होता है, इंफीरियर के केस में लेफ्ट में शिफ्ट होता है। शिफ्ट ही क्यों हो रहा है? अदर फैक्टर्स इसलिए। समझे क्या? चलो सेम एग्जांपल लेते, इंफीरियर गुड्स की जगह नॉर्मल ले लो और ये जो गुड्स है यहां पर लिखते अपन कि ये रीजन की जगह अपन लिख रहे वेदर इज कोल्ड। इज द डायग्राम करेक्ट एवरीबॉडी? क्या लगता है आपको? करेक्ट है? क्या नाम है आपका? जैस्मिन। क्या लगता है आपको जैस्मिन? कौन से कमोडिटी को स्टडी कर रहे हैं हम लोग? कम हो जाएगा, तो मैंने डायग्राम में क्या किया? वही किया ना। तो जबरदस्ती इनकरेक्ट क्यों कर रहे? करेक्ट है ना ये एवरीवन? अरे ये करेक्ट डायग्राम है, ये आइसक्रीम के बारे में चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ वेदर सिचुएशन कोल्ड हो गया तो आइसक्रीम का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शिफ्ट क्यों कर रहे सर? अदर फैक्टर्स है। समझे कि नहीं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते। When a fall in the price of one goods
reduces the demand for another goods. The two goods are dash goods. सब्स्टिट्यूट क्यों सब्स्टिट्यूट है? अगर इधर डैश रहता तो आप कैसे डिसाइड करते कि ये कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए या सब्स्टिट्यूट आना चाहिए? एक की प्राइस कम हुई, दूसरे की डिमांड घटी ना। एक की प्राइस कम हुई, दूसरे की डिमांड घटी। दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन में। प्राइस ऑफ वाई गिरा, डिमांड फॉर एक्स गिरा, सेम डायरेक्शन में है। क्या नजर आया आपको? डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट्स इट, बन गया। वो कौन सा गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का बना के बताओ मुझे वर्ड, वो जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बना के बताओ। When a fall in the price of one good increases the demand for another good, the two goods are complementary. समझे कि नहीं? सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उनकी रिलेशनशिप होती है इनवर्स। क्या लिखा है? फॉल। क्या लिखा है? इंक्रीजेस। बट सिर्फ यहां पर मैं बोलूंगा द टू गुड्स मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ऊपर आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट ऊपर आएगा, मगर नीचे जो है मे बी कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है मैंने। ऐसा क्यों? एक गुड्स का प्राइस बढ़ा, दूसरे गुड्स का डिमांड घटा, तो जरूरी नहीं है कि दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेंगे। बट यस, कॉम्प्लीमेंट्री अगर गुड्स है तो ऐसा ही होगा। आई रिपीट, अगर एक का दाम घटा, दूसरे का डिमांड घट गया, सॉरी बढ़ गया, तो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। मगर अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऐसा ही होगा कि एक का दाम घटेगा और दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देख लिया ऑलरेडी, पेन एंड इंक, डीजल एंड पेट्रोल या डीजल एंड कार। डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ गए तो कार का डिमांड घट जाता है। तो अपन ने क्या बोला? डीजल पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए पक्का ऐसा ही होगा, इनवर्स रिलेशनशिप ही आएगा। पर दूसरे दो गुड्स में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 500 रुपीज दिए और बोले बेटा ये लिस्ट में 5 आइटम है, ये लेके आ जाना। ठीक है, आप गए मॉल में और वहां जाने के बाद आपने पांचों चीजें खरीदी, बिलिंग काउंटर पे पहुंचे और बिलिंग काउंटर पे जाने के बाद में आपको पता चला बिल इज लेट अस से 520 इंस्टेड ऑफ 500, बिकॉज एक गुड नाइट का मशीन था और एक टूथपेस्ट था। तो जो गुड नाइट का मशीन था वो महंगा था, 20 रुपए ज्यादा लगने वाले थे, आपके पास नहीं थे। क्या करोगे आप? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि वैसे भी 20 रुपए का टूथपेस्ट था, तो 20 रुपए का टूथपेस्ट आपने कैंसिल कर दिया और 500 का बिलिंग किया? यस और नो? यस ऑब्वियसली ना। 5-6 आइटम्स थे, उसमें से एक टूथपेस्ट था 20 रुपए का और एक गुड नाइट का मशीन था। गुड नाइट का मशीन महंगा था, इसलिए तुमने टूथपेस्ट 20 रुपए का क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ? अरे ऐसा हुआ कि गुड नाइट मशीन का दाम बढ़ा और टूथपेस्ट का डिमांड घटा। गुड नाइट मशीन और टूथपेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? मतलब मशीन ऑन किया तो ब्रश करते क्या आप? या ब्रश करते तो मशीन ऑन करते क्या? फिर सब्स्टिट्यूट छोड़ना है, या तो ब्रश करते या तो गुड नाइट मशीन लगाते क्या? दो गुड्स रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से, समझे कि नहीं? तो गाइस, जब जब एक का दाम बढ़ेगा दूसरे का डिमांड घटेगा, जरूरी नहीं है कि दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो। मगर अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो पक्के से ऐसा होगा कि एक का दाम बढ़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री का, तो डिमांड फॉर मेन गुड्स घट जाएगा।
जैसे कि डीजल पेट्रोल, डीजल एंड कार, डीजल का दाम बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा, ये पक्का होगा, क्योंकि दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री ही है तो इन्वर्स ही रहेगा। मगर किसी और गुड्स में इन्वर्स मिल रहा है मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी नहीं है। जिपिंग, ये सेंटेंस आप लिखोगे आपके नोट्स में, पहले वाला लिखना नहीं था आपको, ये लिखना है मगर आप। When a fall in the price of one good reduces the demand for another good, when the fall in the price of one good reduces the demand for another good, the two goods are substitute goods. ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्ट रिलेशनशिप, ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्ट रिलेशनशिप। लिखा, नीचे लिखो, when a fall in the price of one good when a fall in the price of one good increases the demand for another good, increases the demand for another good, the two goods may be complementary, the two goods may be complementary. डन, परफेक्टली समझा अच्छे से। लिखा, समरी ये रही अपन ने जो पढ़ी उसकी। प्राइस अगर रहेगा तो मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व रहता है, मतलब आपको नया डिमांड कर्व नहीं मिलता है, अदर फैक्टर्स कुछ भी हो, एग्जांपल के लिए ये सब लिखे, इन सब जगह शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, मतलब डिमांड कर्व या तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है या तो राइट में शिफ्ट होता है। आर यू क्लियर? तो कैन वी से दिस इज अदर फैक्टर and there is a shift due to price, there is a movement. जब फर्स्ट बात बोली जाए, फर्स्ट बात बोली गई तो या तो एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन या तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नीचे वाली सभी चीजों के लिए इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड आएगा, बस क्वांटिटी शब्द नहीं आएगा, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा इग्नोर कर दो, ये कोई काम का नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो। अभी इनकम ऑफ हाउस होल्ड, जिसको हम लोग सिंबलिकली मनी इनकम एम से बोल सकते हैं या तो वाई से बोल सकते हैं, इनकम ऑफ हाउस होल्ड। इंफीरियर अगर गुड्स रहेगा तो क्या होगा? प्राइस नहीं दे, इनकम, इनकम। दो मिनट के लिए सोचते हैं कि हमने वाई एक्सिस पर इनकम रखा है,
और यहाँ पे क्वांटिटी रखा है इंफीरियर गुड्स का, ठीक है। आपका इतना इनकम था, आपका डिमांड ये था, अब आपका इनकम बढ़ गया, डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, पक्का। यस, बिकॉज गुड्स इंफीरियर है। तो अब आप ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपका डिमांड को लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। बट याद रखो नॉर्मल डिमांड कर्व नहीं है ये, क्योंकि आपके वाई एक्सिस पर प्राइस नहीं है, इनकम है। इसको बोलते हैं एंजल्स कर्व। क्या बोलते हैं, एंजल्स कर्व। लॉर्ड एंजल ने दिया था ये, इसलिए इसको बोलते हैं एंजल्स कर्व। ये कंसेप्ट जो है ये लॉर्ड एंजल ने लाया था, इसलिए इसको बोलते हैं एंजल्स कर्व। क्या कंसेप्ट सर, वाई एक्सिस पर प्राइस की जगह इनकम रखना, और अगर गुड्स नॉर्मल होते तो, नॉर्मल या सुपीरियर होते तो क्या होता, इनकम इंक्रीज होने के बाद डिमांड भी इंक्रीज ही होता ना। तो ऐसे केस में लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग डिमांड का होता। अभी क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का आ रहा है। क्या आ रहा है अभी, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का आ रहा है। अदरवाइज कैसा आता, अपवर्ड राइजिंग आता। समझा क्या सबको, नोट राइट, फोकस, समझा। गिफन गुड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सॉरी एंजल्स कर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंजल्स कर्व। लॉर्ड एंजल ने दिया था ये कंसेप्ट। और अगर ये सेम डायग्राम इंफीरियर के लिए नहीं होता, नॉर्मल गुड्स के लिए होता, तो यहां पर मैं आईजी की जगह अभी नॉर्मल गुड्स या फिर सुपीरियर गुड्स लिखूंगा, और मेरे कम इनकम के वक्त वो डिमांड भी कम ही रहेगा ना उसका। भाई गुड्स इंफीरियर नहीं है, नॉर्मल है, तो इनकम कम डिमांड कम, इनकम ज्यादा डिमांड भी ज्यादा। ये दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो अब जो डिमांड को मिल रहा है वो कौन सा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग है। क्या इसको भी एंजल कर्व बोलते हैं, यस। नॉर्मल डिमांड कर्व में वाई एक्सिस पर प्राइस ही होता है, जब आप वाई एक्सिस पर इनकम लेते हो तो इसे बोलते हैं एंजल कर्व। डन। पढ़ लो अभी दोनों को, एक जगह लिखा है नॉर्मल गुड्स, एक जगह लिखा है इंफीरियर गुड्स। ऊपर जहां इंफीरियर लिखा है वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप लिखा है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया। जहां पे नॉर्मल गुड्स लिखा है वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अगर डायरेक्ट है तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का आ गया। अपवर्ड स्लोपिंग आया बिकॉज यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ऊपर डाउनवर्ड स्लोपिंग आया बिकॉज वो इनवर्स होता है। डन, क्लियर। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक ऑल टुगेदर नया कंसेप्ट है अभी डिमांड के अंदर, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने कभी वर्ड सुना है इलास्टिक, कपड़ों में जनरली ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, इलास्टिक, करेक्ट। क्या होता है इलास्टिक, स्ट्रेचेबल होता है। कैन वी से हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज होगा, इलास्टिक। क्या ये रिमोट इलास्टिक है, नहीं, कितना भी फोर्स लगाया तो शेप नहीं चेंज होगा। बट नॉर्मली जो स्ट्रेचेबल होता है उसमें फोर्स लगाया तो शेप बदलता है। ये सब होता है बिकॉज वो इलास्टिक है। मगर हर चीज इलास्टिक होती है क्या, नहीं। तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक बोला तो हार्ड है। मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाने के बावजूद भी शेप चेंज जीरो है, करेक्ट। कैन वी से फोर्स लगाने के बाद शेप चेंज होना इज लाइक कॉज एंड इफेक्ट। फोर्स लगाना इज अ कॉज, शेप चेंज होना इज अ इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट जैसा हो गया ना वो। तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब हार्ड आपके भाषा में, तो ऐसे केस में मेरा कॉज है क्या, यस मैं फोर्स लगा रहा हूं, मगर इफेक्ट है क्या, नहीं। डिमांड और प्राइस की हद तक भी कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, प्राइस एंड डिमांड कॉज एंड इफेक्ट है कि नहीं है। क्या है कॉज,
चेंज इन प्राइस। क्या है कॉज? चेंज इन प्राइस। क्या है इफेक्ट? चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज द इफेक्ट। तो फ्रेंड्स यहां पर भी कॉज लग रहा है, मगर इफेक्ट अगर नहीं आएगा मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है, कॉज लग रहा है मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है, मगर अगर इफेक्ट नहीं आया तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कि अब एक मेडिसिन है, सपोज मेडिसिन है, कंपल्सरी लेना ही है, तो प्राइस बढ़ा तो क्या करोगे आप? फिर भी लेंगे। अच्छा प्राइस घटा तो क्या करोगे आप? ज्यादा लेंगे क्या? उतना ही लेंगे ना। डॉक्टर ने बोला था एक टाइम लेने का, 2 टाइम लोगे, ये सस्ता हो गया ले लेते। ऐसा नहीं होता ना। डॉक्टर ने बोला था एक टाइम, महंगा हो गया नहीं लेते, छोड़ जाते। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। ये चीजें क्या बन जाती है? परफेक्टली इन इलास्टिक। कॉज है क्या इसमें? कॉज यस, प्राइस चेंज है। इफेक्ट है क्या? नहीं। डिमांड में चेंज नहीं है। जेपा तो कुछ चीजें जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है उसे कॉस्ट बोलते हैं। नॉट जस्ट प्राइस बट इनकम ऑल्सो, नॉट जस्ट इनकम बट प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स ऑल्सो, नॉट जस्ट प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स बट एडवर्टीजमेंट इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये सब की वजह से हमारा डिमांड में चेंज होता है। इन सभी को हम कॉस्ट बोलेंगे और डिमांड में जो चेंज हो रहा है उसे इफेक्ट बुलाएंगे। आर यू क्लियर? नाउ टेल मी कि आपने 12th में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा रहेगा, कितने टाइप के इलास्टिसिटी होती है? 5। कितने लोग बोलते 5 टाइप की इलास्टिसिटी? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4। चारों गलत है, 5 नहीं होते। 5 नहीं होते। कितने टाइप? 3 टाइप आपने पढ़े थे। 3 टाइप आपने पढ़े थे। कौन से 3 टाइप? हाँ बोलो। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज आपने 3 पढ़े थे दोस्तों। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। और जो तुम 5 5 5 कर रहे हो ना तब से, वो प्राइस के अंदर के 5 है। समझे? BMW बेसिक में बांधे नहीं होना चाहिए ना, बेसिक में बांधे। क्लैरिटी रखो। कितने टाइप की इलास्टिसिटीज है? 3। मगर अब जुड़ जाएगी एक और 4, क्योंकि तुम 12th में थे तब तक 3, फाउंडेशन में आ गए तो 4। कौन से 4 है सर? प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड यहां पर आ जाता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। कितने इलास्टिसिटी है? 4। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेडिंग दो, नोटबुक में हेडिंग दो। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले ऐसा लिखो। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे फर्स्ट विल बी प्राइस इलास्टिसिटी। What is price elasticity? Read the definition first before writing. The degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to the change in price of that commodity. मतलब क्या हुआ दोस्तों? डिग्री मतलब क्या? परसेंटेज। रेस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज। तो परसेंटेज चेंज in quantity demanded of a commodity to the change in price of that commodity. एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, लेट अस से दिस रिमोट कंट्रोल, इसका प्राइस अगर 10% से चेंज होता है तो इसके डिमांड में कितना चेंज होगा इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हर एक परसेंट चेंज इन प्राइस, व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे कि
लेट अस से कि आपका प्राइस में चेंज हुआ है 10% और डिमांड में चेंज हुआ है 20%। आपका इलास्टिसिटी कितना है, प्राइस इलास्टिसिटी? आपका प्राइस इलास्टिसिटी आएगा 2 टाइम्स। कितना आएगा? 2 टाइम्स। क्यों सर? 10% चेंज इन प्राइस की वजह से 20% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ, तो हर एक परसेंट के लिए कितना हुआ? 2%। समझे कि नहीं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। यहां पर 10%, वहां पर 20%, तो यहां पर 1%, तो वहां पर 2% होगा ना। कॉमन सेंस। तो आंसर क्या आएगा फिर? 2 टाइम्स। द डिग्री मतलब परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उससे डिमांड कितना चेंज होता है, ये हम प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके नजरों के सामने कितने सारे कमोडिटीज है? कमोडिटीज, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, फैन है, एसी है, प्रोजेक्टर है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, चेयर है, कैमरा है, सही है, वाटर बोतल है, सब है, बैग है आपका, है ना? आपको क्या लगता है हर एक के प्राइस में चेंज अगर 10% कर देंगे तो हर एक का डिमांड चेंज इक्वल होगा क्या मार्केट में? नहीं ना। फिर क्या होगा? अलग अलग होगा। समझा कि नहीं? तो वो मेजर किससे होता है? प्राइस इलास्टिसिटी होता है कि भाई प्राइस में बदलाव होने के बाद डिमांड में कितना बदलाव हुआ, इज मेजर्ड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑल ऑफ यू विद मी? समझा अच्छे से? लिखो प्राइस इलास्टिसिटी, the degree of responsiveness the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity, quantity demanded of commodity to the change in, to the change in price of that commodity, to the change in price of that commodity. अब अगर इनकम इलास्टिसिटी रहेगा तो क्या डेफिनेशन बनना चाहिए बोलो इसको देखकर? इनकम इलास्टिसिटी मतलब जैसे प्राइस की चेंज की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, वैसे इनकम के अंदर क्या होता है? इनकम की चेंज की वजह से डिमांड चेंज होता है। बोलो सोचकर क्या होगा? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी बढ़ाएगा। क्यों ला रहे हो? अदर फैक्टर है ना। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर या हाउस होल्ड। समझा क्या? यहां पर इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, पढ़ लो एक बार। द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम के बदलाव के बाद डिमांड में कितना बदलाव आएगा। क्वांटिटी शब्द यूज नहीं किया जानबूझ के। समझा? अब ऐसे जैसे इनकम का बनाया वैसे क्रॉस इलास्टिसिटी का बनाओ। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है जिनको पता नहीं मैं बताता हूं। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक का दाम चेंज होने के बाद दूसरे का डिमांड चेंज होता है। ऑब्वियसली एक या तो परफेक्ट होगा या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, उसकी वजह से डिमांड में चेंज होता है। बोलो क्या डेफिनेशन बनना चाहिए क्रॉस इलास्टिसिटी का? द डिग्री ऑफ responsiveness of demand of a commodity to the change in price of
प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी विच इज रिलेटेड गुड्स। समझा कि नहीं? तो यहां का डेफिनेशन क्या बनेगा? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। व्हाट विल बी हैपन टू एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी? बोलो फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा? द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी to the change in, yes, to the change in firms spending on advertisement। लास्ट ईयर मैंने एडवर्टीजमेंट पे 20,000 खर्च किया था, इस बार 2 लाख खर्च किया। डोंट यू थिंक कि मेरा सेल बढ़ेगा? अगर मुझे थोड़ा अक्ल रहेगा तो खर्च करने का, तो मेरा सेल्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो मेरा आउटपुट भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। हम एडवर्टीजमेंट पे खर्चा जब चेंज करते हैं तो उससे डिमांड कितना चेंज होता है ये मेजर किया जाता है थ्रू एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। लिखो। सब लोग देख के लिख रहे हो या क्या कर रहे हो? ट्राई करो खुद से लिखने का। नहीं समझा, कुछ क्लिक नहीं हुआ तो स्क्रीन तो आपके लिए ही है, बट ऐसे प्रिंटिंग प्रेस जैसे मत लिखो, बस स्क्रीन से देखा इधर लिखा, स्क्रीन से देखा इधर लिखा। विदाउट देखे ट्राई करो, जहां नहीं आया वहां पर स्क्रीन की तरफ देखो। लिखा? समझ के लिखा अच्छे से? तो प्राइस के वक्त प्राइस चेंज हो रहा है इसलिए डिमांड चेंज हो रहा है। कितने से चेंज होगा ये प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करता है। लॉ ऑफ डिमांड तो ऑलरेडी था, फिर ये इलास्टिसिटी क्यों आया? लॉ ऑफ डिमांड में भी तो आपने बोला प्राइस चेंज होगा तब डिमांड चेंज होगा।
कितना होगा ये नहीं बोला था। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बोला था आपने लॉ ऑफ डिमांड में? Whenever the price of commodity falls, the quantity demanded expands. Whenever the price rises, the quantity demanded contracts. तो ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, आपके और मेरे क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये बन गया क्वालिटेटिव स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता कि प्राइस घट गया तो डिमांड कितने से बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड कितने से कम होगा, ये नहीं बोलता। उसके लिए इलास्टिसिटी, समझा? सो प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोल रहे हैं आपको? जब जब एक पर्टिकुलर चीज का दाम घटेगा या बढ़ेगा तो उसका डिमांड कितने से चेंज होगा इज मेजर्ड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अगर इनकम की बात करेंगे तो कंज्यूमर का इनकम जब जब चेंज होगा तो उसका डिमांड कितने से चेंज होगा। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो जब जब प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स चेंज होगा तब तब मेन गुड्स का डिमांड कितने से चेंज होगा। और जब जब एडवर्टीजमेंट पे फर्म खर्चा चेंज करेगा तो फर्म का उस गुड्स का डिमांड कितने से चेंज होगा। समझे? हर बार इफेक्ट एक ही है, सिर्फ कॉज बदल रहा है। क्या समझा आपको? हर बार इफेक्ट क्या है? चेंज इन डिमांड या तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बट कॉज क्या है? या तो प्राइस चेंज, या तो इनकम चेंज, या तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज, या तो एडवर्टीजमेंट। तो कॉज हर बार बदल रहा है, इफेक्ट तो वही है। डिमांड को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। समझे क्या? फर्स्ट केस में क्वांटिटी वर्ड यूज हुआ बिकॉज प्राइस था, बाकी सब जगह डिमांड डिमांड वर्ड यूज हुआ है। सही है कि नहीं? डेफिनेशन देख लिया, अभी फॉर्मूला बनाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ध्यान से सुनो, 10% चेंज इन प्राइस, 20% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आंसर कम्स टू 2। सिंपल ना? समझा कि नहीं? प्राइस में चेंज कितना? 10। डिमांड में चेंज कितना? 20। तो आंसर कितना? 2 टाइम्स। अगर सपोज आपका इलास्टिसिटी 3 टाइम्स है, आपका इलास्टिसिटी कितना है? 3 टाइम्स। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 3 टाइम्स इलास्टिसिटी? मीनिंग क्या हुआ इसका? हाँ, 10% चेंज इन प्राइस विल लीड टू 30% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल सही है, बट 10 लेना जरूरी नहीं था ना। हर 1% के लिए 3% चेंज बोल सकते थे मैडम। फॉर एवरी 1% change in price there is a 3% change in quantity demanded। समझे कि नहीं? लिखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है ये। सिंबलिकली इसको ईपी बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है वैसे इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप बना सकते हो। बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर या हाउस होल्ड, वट एवर, दोनों करेक्ट है ना? समझे क्या?
परसेंटेज चेंज इन डिमांड बोल रहे अपन, क्वांटिटी वर्ड हटा दिया, क्यों? अदर फैक्टर्स इसलिए। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, percentage change in income of consumer. Now you will tell me cross elasticity formula. Yes, बोलिए। percentage change in demand divided by percentage change in price of other goods, all of you समझा कि नहीं? एंड लास्टली एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी रहेगा तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फर्म स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। सही है क्या? लिख लो। व्हेन वी से कि फर्म का इलास्टिसिटी 4 टाइम्स है और फर्म ने अगर प्राइस चेंज किया रहेगा लेट अस से 5%, तो डिमांड कितने से चेंज हुआ रहेगा? हाँ पक्का? इतना मैथ्स आता अपने को? मैथ्स के दुश्मन हो? पक्का? गुड। तो अभी मुझे बताओ कि अगर फर्म का एडवर्टीजमेंट पे खर्चा 50% से बढ़ गया है, फर्म का एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी 2 टाइम्स है, तो डिमांड 100% से चेंज हो गया, मतलब डबल हो गया ना? डबल कैसे हुआ सर? अरे 1000 यूनिट्स का डिमांड अगर 1000 यूनिट से चेंज हुआ तो वो डबल ही हुआ ना फिर। समझे कि नहीं? हम बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज 100% चाहिए। अगर ओरिजिनल यूनिट्स 1000 रहेंगे तो नेक्स्ट यूनिट भी और 1000 ही बढ़ रहे हैं ना फिर। समझे? नहीं समझा? फर्म का स्पेंडिंग खर्च हुआ है 50% से बढ़ा है। सपोज फर्म 1 लाख खर्च करता था तो अभी 1,50,000 खर्च कर रहा है। 50,000 से फर्म ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया एडवर्टीजमेंट पे। फर्म का एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी अगर 2 टाइम्स है तो ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो डिमांड में चेंज कितना आएगा? 100%। 100% से डिमांड बढ़ना मतलब आपका डिमांड डबल हो गया। 100% से डिमांड बढ़ना मतलब आपका डिमांड डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? 1000 यूनिट्स की जगह अभी 2000 यूनिट्स होंगे ना। 100% से चेंज हुआ तो 1000 से बढ़ गए तो 2000 हो गए ना। ऑल ऑफ यू क्लियर? आप समझो? तो ये सब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज और उसके फॉर्मूलेज है। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखा, हमने फॉर्मूला भी देखा। इलास्टिसिटी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इलास्टिसिटी क्यों पढ़ रहे? लॉ ऑफ डिमांड है ना। वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था, ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। ये बताएगा आपको कि प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड कितने से गिरेगा या बढ़ेगा।
लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस गिरा डिमांड बढ़ा, मगर कितने से बढ़ा भाई, वो आपको इलास्टिसिटी बताता है। कौन सा वाला? प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड कितने से बढ़ेगा, ये इनकम इलास्टिसिटी बताता है। समझे? यहां तक का पार्ट पूरा एकदम क्लियर है? ओके, लेट अस स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू। ओके, बाय बाय।